स्वागत है आपका एक बार फिर से विलायत न्यूज़ पर। आइए शुरू करते हैं दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने का हमारा स्पेशल प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। सबसे पहले रोजाना की तरह आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईरान व रूस के राष्ट्रपतियों की अहम मुलाकात, क्या बदलेंगे इलाके के राजनीतिक समीकरण। 5G टेक्नोलॉजी का कहर, दुनिया भर में खलबली, एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस चिंतित, उड़ानें रद्द। अंसारुल्लाह के ताज़ा हमले, सऊदी गठबंधन के लिए खुला संदेश, जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। फ्रांस में हिजाब के इस्तेमाल पर पाबंदी के पक्ष में मतदान, थम नहीं रही है इस्लाम दुश्मनी। खबरों की शुरुआत करेंगे ईरानी राष्ट्रपति की रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात से। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने बुधवार को मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान और रूस के प्रभाव की ओर इशारा करते हुए कहा कि रूस के साथ ईरान के संबंध विस्तार में किसी भी तरह की कोई हद और रुकावट नहीं है। इस मुलाकात की शुरुआत भी कुछ नए अंदाज से हुई जब रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति से ये कहते हुए बात शुरू की कि मैं चाहता हूं जब आप वापस ईरान जाएंगे तो हमारा सलाम और ढेर सारी शुभकामनाएं सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामनाई तक ज़रूर पहुंचाएं। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि दोनों देशों के संबंध स्ट्रेटेजिक हैं। उनका कहना था कि पड़ोसी और घटक देशों के साथ संबंधों में विस्तार ईरान की नई सरकार की प्राथमिकता है। इब्राहिम रईसी ने बताया कि ईरान और रूस के बीच सहकारिता में मजबूती दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में विकास के साथ ही इलाके की शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि का कारण बनेगी। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों से हटकर स्वतंत्र देशों के साथ ईरान का सहयोग बढ़ता रहेगा। उन्होंने आतंकवाद तथा मादक पदार्थों की संगठित तस्करी के खिलाफ संघर्ष के लिए संयुक्त सहयोग को जरूरी बताया है। सैयद इब्राहिम रईसी का कहना था कि आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त सहयोग के कामयाब तजुर्बे को अफगानिस्तान और कफकाज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कफकाज की संप्रभुता का सम्मान करते हुए इस देश की सीमाओं में किसी भी तरह की तब्दीली को नकारते हुए ईरान के राष्ट्रपति ने इलाके के आर्थिक विकास में सहकारिता पर जोर दिया। उनका कहना था कि कफकाज और सेंट्रल एशिया में किसी भी रूप में नेटो की मौजूदगी इलाकाई देशों के संयुक्त हितों के लिए खतरा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान में स्थिर शांति का एकमात्र रास्ता वहां के सब लोगों की भागीदारी से सरकार का गठन है। इब्राहिम रईसी ने सीरिया में आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में रूस और ईरान के सहयोग को एक कामयाब अनुभव बताया। उनका कहना था कि सीरिया की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 40 वर्षों से ईरान रूस की तरह अमेरिका के मुकाबले में डटा हुआ है और आगे भी ऐसा ही होगा। दोनों दोस्त देश मिलकर अमेरिकी अत्याचारों का मुकाबला करेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस अवसर पर कहा कि उनका देश ईरान के साथ सभी क्षेत्रों में संबंधों के विकास को बहुत महत्व देता है। उन्होंने कहा कि ईरान इस क्षेत्र में एक प्रभावशाली और शक्तिशाली देश है और क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए मौलिक भूमिका निभा रहा है। अगली खबर में हम बात करेंगे 5G सर्विस शुरू होने की वजह से अमेरिका में स्थगित हो रही उड़ानों के बारे में। अमेरिका में नई 5G सर्विस विमान यात्रियों और विमान कंपनियों को खासा भारी पड़ रही हैं। भारत समेत दुनिया के कई देशों से अमेरिका आने जाने वाले हज़ारों यात्रियों और कई उड़ानों पर इसका असर पड़ा है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक एयर इंडिया समेत कई इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनीज ने बुधवार को अमेरिका से जुड़ी उड़ानें रद्द कर दी हैं। विमान कंपनियों ने ये फैसला लेते हुए चेतावनी दी है कि 5G फ़ोन सेवा के सिग्नल्स विमान के नेविगेशन सिस्टम में दखल अंदाजी कर सकते हैं। अमेरिका के कई एयरपोर्ट्स पर यह सेवा बुधवार से शुरू होने वाली थी। एयर इंडिया ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि अमेरिका में 5G सेवा लागू होने की वजह से 19 जनवरी 2022 बुधवार को किन उड़ानों को रद्द कर रहे हैं। एयर इंडिया के अलावा कई दूसरी एयरलाइंस ने भी 5G सेवा लागू होने की वजह से उड़ान रद्द करने की जानकारी दी है। एमिरेट्स ने जानकारी दी है कि अमेरिका के कुछ एयरपोर्ट्स पर 5G मोबाइल नेटवर्क सेवा लागू होने से जुड़ी चिंता को लेकर 19 जनवरी से अगले आदेश तक
बोस्टन, शिकागो, डलास, मियामी, ऑरलैंडो, सैन फ्रांसिस्को और सिएटल के लिए उड़ान स्थगित की जा रही हैं। अमेरिका की 10 सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने 5G मोबाइल फोन सेवाओं को शुरू करने को लेकर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि इससे विमान की उड़ान में बड़ी बाधाएं पैदा हो सकती हैं। एयरलाइंस कंपनीज को डर है कि 5G सिग्नल्स का सी बैंड विमान के नेविगेशन सिस्टम में बाधाएं पैदा कर सकता है, खासकर खराब मौसम के दौरान। विमान बनाने वाली 2 बड़ी कंपनीज एयरबस और बोइंग ने भी हाल में इस चिंता को उठाया था। गौरतलब है कि मोबाइल कंपनीज ने 5G तकनीक लागू करने के लिए अपने नेटवर्क को अपग्रेड किया है और इसमें अरबों डॉलर की रकम खर्च की गई है। दावा है इस तकनीक के जरिए इंटरनेट की रफ्तार तेज़ होगी और कनेक्टिविटी भी पहले से बेहतर होगी। अमेरिका में वायरलेस इंडस्ट्री के समूह CTIA कह चुका है कि 5G तकनीक सुरक्षित है। समूह ने विमान उद्योग पर तथ्यों को तोड़ने और मरोड़ने और डर फैलाने का भी आरोप लगाया है। अगली खबर में हम बात करेंगे यमनी मिसाइलों से UAE पर हुए हमलों की। यमनी मिसाइलों ने सऊदी हवाई क्षेत्र से गुजरते हुए 1300 किलोमीटर की दूरी तय की और अपने लक्ष्य पर निशाना साधा। अंसारुल्लाह के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि हमारे निशाने पर शीशे का बना हुआ टावर और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। उन्होंने UAE में विदेशियों को चेतावनी दी है कि UAE हमारा दुश्मन है और हम किसी भी समय हमलावर दुश्मन को निशाना बना सकते हैं। इसलिए UAE के सभी क्षेत्रों को असुरक्षित माना जाना चाहिए और विदेशियों को ये देश छोड़ देना चाहिए, वरना अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदारी खुद उसके सर पर होगी। गौरतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इस क्षेत्र में उनके सहयोगियों ने अब्दुल रब मंसूर अल हादी के नेतृत्व में एक निर्वासित सरकार बनाने और कुछ इस्लामी देशों के साथ एक सैन्य गठबंधन बनाने का फैसला किया है। इस सैन्य गठबंधन की कमान पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ के हाथों में है। विभिन्न देशों से सैनिकों को बुलाया गया है और क्षेत्र के विभिन्न आतंकवादी समूहों को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसमें अल-कायदा और ISIS सबसे आगे हैं। इसके अलावा भी यमन और अन्य देशों से भाड़े के आतंकवादियों को भर्ती और प्रशिक्षित किया गया और फिर मार्च 2015 में दक्षिणी यमन पर हमला बोल दिया गया। UAE ने भी यमन में अपने 20,000 सैनिकों में से 3500 सैनिकों को तैनात किया। UAE की वायुसेना के 3000 सैनिक भी इसमें शामिल हुए थे। 6 साल पहले जब इतने देशों की संयुक्त फौजों ने यमन के निहत्थे लोगों पर हमला किया था तो सऊदी अरब ने कहा था कि 1 सप्ताह में हम सनआ को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। लेकिन 6 साल गुजर जाने के बाद यमन की वो निहत्थी जनता जो कल गुलैल और पत्थरों से अपना डिफेंस कर रही थी, आज 1300 किलोमीटर की दूरी पर सारे एंटी मिसाइल सिस्टम को धता बताते हुए दिन के उजाले में मिसाइल हमले में अपने लक्ष्य को निशाना बनाने में कामयाब हुई है। यमन ने कहा है कि सऊदी अरब को अब ऐसे हमलों के लिए तैयार रहना चाहिए। यमन जंग सऊदी अरब के लिए ऐसा दलदल है जिसमें वो बुरी तरह फंस चुका है और अब उससे बचकर निकलना नामुमकिन नजर आ रहा है। अगली खबर है फ्रांस से, जहां हिजाब के खिलाफ पाबंदी के पक्ष में मतदान हुआ है। फ्रांसीसी सेनेट ने खेलों के मुकाबले में हिजाब पर पाबंदी के पक्ष में वोटिंग करते हुए कहा है कि खेल के मैदान में सबको समान रूप से अवसर और सहूलतें हासिल होना चाहिए। फ्रांसीसी संसद के ऊपरी सदन में मंगलवार को कानून में संशोधन के पक्ष में वोटिंग हुई, जिसमें कहा गया है कि स्पोर्ट्स फेडरेशन की निगरानी में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगिताओं में धार्मिक निशानियों को पहनकर भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। सेनेटर्स ने कहा है कि इस संशोधन का मकसद खेलों के मुकाबलों में हिजाब पर पाबंदी लगाना है, क्योंकि सर पर स्कार्फ पहनने वाली एथलीट्स की जान को खतरा हो जाता है। इस संशोधन का फ्रांस की दक्षिणपंथी पार्टी ने समर्थन जबकि सरकार ने विरोध किया था, लेकिन उसे मंजूरी दे दी गई क्योंकि इसके पक्ष में 160 और विरोध में 143 मत पड़े थे। सेनेटर्स ने कहा है कि अगर खेलों में हिजाब पर पाबंदी नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में धार्मिक निशानियों के इस्तेमाल का रुझान बढ़ेगा। फ्रांस उन देशों में है जहां इस्लामोफोबिया बड़े भयानक रूप में फैलता जा रहा है और इन देशों में बार बार मुसलमानों पर हमले भी हो रहे हैं। हमारा आज का बुलेटिन यहीं पर ख़त्म होता है। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि अगली न्यूज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।